वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। यानी आज हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, वैसा मैथमेटिक्स जो हमें फिजिक्स में यूज होता है। मैं यहाँ पे हम लोग सारे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, वही मैथमेटिक्स यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हूँ, जैसे एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आज हम इतने टॉपिक के बारे में मैथ पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में यूज हो। जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े हैं 10th में भी पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़े होंगे, जिनका पीसीएम है। तो हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना हमारा फिजिक्स हो जाए। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक विच इज एंगल। एंगल किसे कहते हैं ये तो हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल कितना है, तो हम लोग वो उतना टाइप्स वगैरह के बारे में नहीं पढ़ेंगे। बस स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या होता है? ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइन डेट शेयर्स ए कॉमन एंड पॉइंट। यानी एंगल उसे कहते हैं ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, दो रेज, ऐसा फिगर जो बना हो जिसमें क्या हो, टू रेज हो और टू रेज या लाइन बोल सकते हैं, डेट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट जो वो एक ही पॉइंट पे हो। जैसे ये हमारा एंगल हो गया। ये क्या हो गया? थीटा, यानी थीटा जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एंगल के लिए। तो इसका नाम हम किस तरह दे सकते हैं? एंगल ए बी सी कर सकते हैं, एंगल बी कर सकते हैं और एंगल सी बी ए भी इसका नाम हम दे सकते हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं। अब एंगल में हम क्या पढ़ेंगे कि इसका दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें का एंगल में लिख देता हूं। इफ एंगल traced by line is anti-clockwise direction, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ एंगल ट्रेस्ड बाय लाइन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम एंगल कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जैसे एग्जांपल में, जैसे ये हमारा एंगल हो गया है, ये एंगल मान लीजिए पी क्यू आर एंगल है। अगर ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे? यानी ये पॉजिटिव एंगल, जो भी मान लीजिए एंगल आएगा, जैसे 37 डिग्री आ रहे हैं तो पॉजिटिव 37 डिग्री हुआ। ठीक है, वही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहे तो ये एंगल निगेटिव में लेंगे। ये जो एंगल है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल हम किस में लेंगे? निगेटिव में लेंगे। तो वही बोल रहा है कि एंगल क्या होता है। तो एंगल देखिए दो रेज से मिलकर बना रहता है जिसका एंड पॉइंट जो कॉमन एंड पॉइंट हो। अगर एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो उसको पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो उसका निगेटिव एंगल लेंगे। ठीक है, अब डिफरेंट यूनिट ऑफ एंगल, डिफरेंट यूनिट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ना है हमें।
देखिए इसमें क्या क्या आता है, रेडियन, इसका यूनिट क्या होता है, RAD। डिग्री होता है, जिसका सिंबल इस तरह से हम डिनोट करते हैं। मिनट ऑफ आर्क, सेकेंड ऑफ आर्क, ठीक है। ये कुछ सिंबल है एंगल का। जैसे रेडियन का क्या होता है, RAD होता है, डिग्री का स्मॉल डॉट, और मिनट ऑफ आर्क का 1 हाइफन, और सेकेंड ऑफ आर्क का 2, ठीक है। अब इसका कंजर्वेशन देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और प्लेन एंगल जो होता है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। अगर 1 डिग्री पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। जब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 रेडियन पूछेगा तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा हमारा, और 1 रेडियन पूछे तो 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जो मैं लिख रहा हूं अभी वो हमारा हेल्प करेगा जब हम कन्वर्ट करेंगे, किससे, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाई 60 डिग्री होता है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। आई होप आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट एंगल को नहीं कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट गिवन एंगल इनटू रेडियन, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट गिवन एंगल इनटू रेडियन, यानी जो एंगल देगा उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। जैसे आपको दे दे फर्स्ट क्वेश्चन 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, सेकंड 90 डिग्री, यानी हमें 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें जो भी डिग्री दिया है उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, समझ में आया। तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद कितना आ गया, पाई बाई 6 रेडियन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को कैसे करेंगे, 90 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पाई बाई 2। 90 से ये कट जब हम कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2 रेडियन हमारे पास आंसर आया। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और आपसे जब भी डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करने को बोले तो आप कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री टू रेडियन, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाई बाई 4, सेकेंड है 21 पाई बाई 9, ठीक है। तो इसको हमें किस में करना है, सॉरी कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री टू
रेडियन नहीं, किसमें, कन्वर्ट टू डिग्री, यानी डिग्री में चेंज करना है हमें। डिग्री में चेंज कर रहे हैं, ये किसमें था, डिग्री से रेडियन में था, ये किसमें, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है हमें। तो कह रहे हैं कि π/4 को आप डिग्री में चेंज कीजिए। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डिग्री में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपको 45 डिग्री आ गया, ठीक है। उसी तरह 21π/9 है, तो इसको हम जब डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 21π/9 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पाई कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कितना आ गया, 420 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमारे जो कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन वो क्या निकला, टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री वी मल्टीप्लाई 180/π, ठीक है। यानी जब हमें रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन से किस में जाना होगा, रेडियन से डिग्री में, तो हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से, समझ में आया। और टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन वी मल्टीप्लाई π/180 डिग्री, ठीक है ना। जब भी हमें डिग्री से रेडियन में जाना हो, किस में जाना हो, डिग्री से रेडियन में जाना हो, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 डिग्री से, 180 से। और जब भी हमें रेडियन से डिग्री में जाना हो तब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से, ठीक है। अब देखिए, अब हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि मैं टॉपिक में तो नहीं लिखा था लेकिन ये यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यानी ये राइट ट्रायंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। राइट ट्रायंगल में आप लोग पढ़े ही होंगे कि ये हो गया हमारा 90 डिग्री, यानी राइट एंगल हो गया। इसके जो सामने वाला एंगल है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और नीचे वाले को बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b², ठीक है। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। यानी जब हम हाइपोटेनस के स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल टू निकलेगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम में सम इम्पोर्टेंट है, यानी कुछ जो ज्यादातर आता है वो है 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20। आप इसको याद भी कर सकते हैं और नहीं याद करें तो ये याद रखिएगा तो निकल जाएगा। जैसे 3, 4, 5, यानी अगर हाइपोटेनस जो है 5 है और आपका बेस या परपेंडिकुलर 4 है तो एक आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 6, 8, 10 है, अगर हाइपोटेनस 10 है आपका या परपेंडिकुलर और बेस दिया है 6, 8, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, अगर वो राइट एंगल हो तो, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग याद रख लीजिएगा, h² = p² + b², ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने। जो ट्रिगोनोमेट्री हम यूज करेंगे अपने फिजिक्स में उसके बारे में पढ़ने चलते हैं। देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ होता है, जैसे साइन थीटा जो होता है p/h, कॉस थीटा b/h,
टेन थीटा पी बाई बी कोसेक थीटा एच बाई पी सेक थीटा एच बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपन बेस। और कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे आपका कुछ क्वेश्चन इस पे इस तरह से आ सकता है कि इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होगा कभी इस तरह से आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं कि अगर सेक थीटा हमारा 5/3 है तो हमें क्या निकालना है? साइन थीटा एंड टेन थीटा। तो देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। तो सेक थीटा क्या होता है? आप देखिए क्या हम लिखे थे, सेक थीटा जो है वो h/b होता है। सेक थीटा क्या होता है? h/b। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? h/b। तो h हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया? 5। बेस कितना हो गया? 3। तो परपेंडिकुलर जब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा तो 4 आएगा। ठीक है। निकाल भी देता हूँ। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² यानी 5 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? p² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू p² प्लस 3 का स्क्वायर 9। जब ये इक्वल टू के साइन के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, यानी 16 p²। तो p इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? साइन थीटा एंड टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? p/h यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 4 आया और हाइपोटेनस कितना है? 5 है। तो 4/5 हो गया हमारा साइन थीटा। टेन थीटा पूछ रहा है हमसे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4। बेस कितना है? 3। तो 4/3 हमारा क्या हो गया? ये टेन थीटा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब देखिए कुछ आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री का हमें याद रखना पड़ेगा। आइडेंटिटीज, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद रखना पड़ेगा हमें। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यानी माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जो साइन ए प्लस बी का है वही साइन ए माइनस बी का होगा। फर्क कितना है कि इसमें प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो आप एक भी फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो काम चल जाएगा। इसमें आपको दो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह कॉस ए प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह अगर कॉस ए माइनस बी का पूछे तो यहाँ पे जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे कॉस ए माइनस
बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए इसमें हमें कॉस वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस है तो प्लस होगा, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। साइन में क्या होता है, साइन में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो नेगेटिव, लेकिन कॉस में पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। वही अगर पूछेगा हमसे tan a माइनस बी का तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए tan वाले में क्या है, प्लस है तो ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और नीचे निगेटिव, अगर निगेटिव है तो ऊपर क्या होगा, निगेटिव और नीचे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा tan वाले को। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का टेबल को याद करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। देखिए देखिए मैं सब कुछ हाथ से, मोस्टली चीज हाथ से यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ उस तरह आप लोग को भी नोट करने में आसानी हो। नहीं तो क्या होता है, अगर मैं लिख कर लाऊंगा तो आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, मतलब एक अच्छा नहीं लगता है, सब लिखा हुआ रहता है, बस समझाना रहता है, तो इसलिए मैं सब कुछ मोस्टली वीडियो में हाथ से ही लिखता हूँ। देखिए साइन 0 का क्या हो जाएगा, 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये टेबल आप लोग को याद करना पड़ेगा और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि फिजिक्स में यूज होगा। देखिए कॉस में क्या होता है, कॉस 0 का 1 होता है, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। टेन थीटा, टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का नॉट डिफाइंड, यानी इसका जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है, समझ में है। साइन 0 का क्या होता है, 0, साइन 30 का 1/√2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। कॉस 0 का 1 होता है, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। उसी तरह टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का जो है नॉट डिफाइंड है, ठीक है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से याद करिएगा। और अब हम बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि ये मोस्टली न्यूमेरिकल में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, और बहुत बच्चे क्या होते हैं, रटते हैं, और आप लोग रटिएगा मत, आप लोग समझ के इसका आंसर कर सकते हैं, यानी ये कॉन्सेप्ट। देखिए अगर हमसे ये पूछा कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का,
तो इसका तो हम एंगल रटे रहेंगे, ये याद कीजिएगा टेबल, तो बता दीजिएगा। अगर हमसे पूछ ले साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो कि जब आप लोग फिजिक्स स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत न्यूमेरिकल उसमें आएगा, जिसमें साइन 37 डिग्री का वैल्यू पूछता है, साइन 53 डिग्री का वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो आइए हम वही सीखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम में अभी मैं आपसे बताया कि अगर हाइपोटेनस 5 रहेगा और ये 4 रहेगा और ये 3 रहेगा, यानी बेस 3 परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस 5, हाइपोटेनस के अपोजिट वाला जो ये एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 53 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 37 डिग्री। देखिए, जब हाइपोटेनस 5 रहेगा और परपेंडिकुलर 4 और बेस 3 रहेगा, तो इस तरह से एंगल बनेगा, यानी यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो 53 डिग्री, यानी 4 के अपोजिट 53 का अपोजिट 4 है ना, 37 का अपोजिट 3 और 90 का अपोजिट 5, ऐसे कुछ केस बनेगा। तो अगर आपसे वैल्यू पूछे साइन 37 डिग्री का वैल्यू बताओ, ठीक है, देखिए 3, 4, 5 में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा साइड हमारा 3 है, तो 3 के ये वाला साइड है 3, तो 3 का अपोजिट 37, ऐसे याद कीजिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में मतलब पूछे तो कुछ वैल्यू जैसे साइन 37 का, कॉस 37 का याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा पूछता है। अगर टेन, कॉस, कोसेक, कॉट ये सब का पूछे, ठीक है ना, तो वो आप ऐसे ट्रायंगल बनाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा एंगल है 37 डिग्री, 37 का अपोजिट क्या है 3 है, तो 53 का अपोजिट 4 और 90 का अपोजिट 5, ऐसे आप लोग ट्रायंगल बना लीजिएगा और सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू पूछे, अगर साइन 37 क्या होता है P/H, साइन 37 क्या होता है, साइन 37 P/H, तो ये हो गया हमारा 37, तो ये 37 है, तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा P परपेंडिकुलर और H हाइपोटेनस 5। देखिए, ये परपेंडिकुलर और बेस एंगल पे डिपेंड करता है, अगर एंगल आप ये लीजिएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, अगर एंगल आप ये लीजिएगा तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 37 के अपोजिट परपेंडिकुलर P3 है, 3 अपॉन और हाइपोटेनस कितना है 5, तो साइन 37 का वैल्यू 3/5। कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 ये हो गया हमारा कॉस, यानी 37 में, तो ये हो गया हमारा बी, बेस हो गया, क्या हो जाएगा 4/5। ऐसे ही आपको पूछ दे tan 37 का, tan 37 अगर पूछे तो tan का वैल्यू क्या होता है P/B, tan 37, तो इसके अपोजिट वाला P हो गया और ये B, tan 37 का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हमें पूछे 53 में साइन 53 डिग्री का पूछे, साइन 53 डिग्री क्या होता है, यानी अगर ये एंगल रहेगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, तो 53 का अपोजिट परपेंडिकुलर यानी 4/5। कॉस 53 क्या हो जाएगा, कॉस 53, यानी 53 है कॉस, तो ये हो जाएगा हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेनस 3/5। अगर आपसे पूछ रहे हैं tan 53 डिग्री, tan 53 क्या हो जाएगा 4/3, tan 53 P/B, तो P ये हो गया परपेंडिकुलर 4 और बेस 3, ये हो गया हमारा tan 53 का वैल्यू 4/3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका जो इसमें जो एंगल सबसे ज़्यादा यूज होता है वो साइन 37 डिग्री का और कॉस 37 डिग्री का, तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और भी हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अगर साइन 15 का वैल्यू पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ दिया साइन 15 का वैल्यू, देखिए सब चीज़ का वैल्यू तो रटना तो पॉसिबल नहीं है, साइन 15 का वगैरह वगैरह, तो इससे हम फार्मूला से हम निकालेंगे।
तो साइन 15 का क्या हो जाएगा, साइन, कुछ ट्रिगोमेट्री आप ऐसा बताइए जिसे सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 15 आ जाए। जैसे अगर साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कीजिएगा तो 50 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा ना। या आप साइन 60 माइनस 45 कीजिएगा तभी 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब आपका फॉर्मूला क्या मिल गया, फॉर्मूला क्या मिल गया, साइन ए, ठीक है ना, साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना फॉर्मूला होता है। देखिए साइन ए कितना है 45 डिग्री, साइन 45 इंटू कॉस बी कितना है 30, यानी ये बी हो गया हमारा 30, तो कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए कितना है कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, साइन 45 का क्या होता है 1/√2, कॉस 30 का क्या होता है √3/2, नेगेटिव कॉस 45 का 1/√2 इंटू साइन 30 का 1/2, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा √3/2√2 नेगेटिव 1/2√2। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया साइन 15 का वो ये आया √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। इसको आप याद भी कर सकते हैं, अगर नहीं याद करना चाहते, आप बहुत चीज़ों को नहीं रटना चाहते तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। उसी तरह बहुत सारे एंगल के पूछ दे, कॉस 15 डिग्री पूछ दे, कॉस 75 डिग्री पूछ दे, तो आप इस तरह करके निकाल सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करके ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके आप लोग इस तरह कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन तक। अभी देखिए, अभी हम ट्रिगोमेट्री के पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, देखिए इसका थ्योरी क्या है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी अगर जो भी थीटा है, जो भी हमारा एंगल है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, जनरली थीटा जो हो वो लेस देन 4 डिग्री हो, ठीक है ना। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल जनरली लेस देन 4 डिग्री, तो देखिए हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा जो होगा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन में थीटा, और कॉस थीटा अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू लेंगे हम रेडियन में लेंगे, रेडियन में लेंगे, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आएगा किस में आएगा, यानी वैल्यू जो होगा वो रेडियन में होगा। समझ में आया। अब नहीं समझ में आया होगा तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए क्या कर रहे हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा जो है बहुत छोटा है, जनरली जो थीटा है वो 4 डिग्री से छोटा हो, तो साइन थीटा को आप किस में अप्रोक्सीमेशन में थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को 1, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे साइन 2 डिग्री आ जाए, साइन 2 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू ना ही हम फॉर्मूला से टाइप कर सकते हैं और ना ही मतलब इसका वैल्यू हमें पता है। तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू क्या लेंगे हम, जो भी देखिए थीटा जो है एंगल जो है 4 डिग्री से कम है और साइन में है, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेशन में क्या लिए हैं हम, थीटा ही ले लिए हैं, तो 2 लिख देंगे, लेकिन रेडियन में लेंगे, तो रेडियन ये क्या हो गया 2 रेडियन हो गया, ठीक है ना। साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 2 इंटू पाई बाई 180, ठीक है ना, इतना हमारा यानी पाई बाई 90 रेडियन इसका वैल्यू हो जाएगा। देखिए क्या हो गया हमारा,
साइन 2 डिग्री का 2 हो जाएगा, और 2 इंटू रेडियन में पाई बाई 180 यानी पाई बाई 90 रेडियन। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। देखिए जो हमारा अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट चल रहा है, ये जो है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेंज कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू इनका लाई करता है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू लाइज करेगा वो 1, साइन थीटा का जो वैल्यू -1 to 1 लाइज करता है, ठीक है। कॉस थीटा का भी सेम, इसका भी वैल्यू कहाँ से -1 से 1 तक। टेन थीटा का वैल्यू -∞ to +∞ तक, ठीक है ना। साइन थीटा का जब भी वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। कॉस थीटा का जब भी वैल्यू आएगा -1 to 1, ठीक है। और टेन थीटा का -∞ से +∞ के बीच में इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप कभी क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें आपका या कहीं भी दिया हो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री, तो क्या है वो गलत हो जाएगा, यानी वो सही नहीं है। अगर आ रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू 5 आ रहा है तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि टेन थीटा का रेंज कहाँ है -∞ से +∞, ठीक है। अगर कभी आपका साइन थीटा -5 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है, क्योंकि साइन का वैल्यू जो रेंज होता है -1 to +1 होता है। समझ में आया। इसी तरह आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4 - 2 cos थीटा रिस्पेक्टिवली और पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन क्या किया, ये एक्सप्रेशन दिया है 4 - 2 cos थीटा और बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए इसका। और ऑप्शन दिया है हमारे पास 4 and 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4 and 2, ऑप्शन सी दिया है 6 and 0, ऑप्शन डी दिया है 6 and 2, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखिए एक्सप्रेशन जो है हमारा 4 - 2 cos थीटा है, 4 - 2 cos थीटा है, और cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। समझ में आया। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। 4 - 2 cos थीटा का जब वैल्यू 1 पुट कीजिएगा इंटू 1 तो क्या आएगा 4 - 2, यानी 2 आंसर आ गया। क्या आ गया वैल्यू 2 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 4 देखिए 4 हमारा एक्सप्रेशन क्या है 4 - 2 cos थीटा, ये हमारा एक्सप्रेशन है। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो cos थीटा की जगह पर 1 पुट कर दीजिए। तो 4 - 2 इंटू 1 2 होगा, तो 4 - 2 क्या हो गया 4 - 2 क्या हो गया 2 हुआ, ठीक है। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या निकालिएगा मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 4 - 2 cos थीटा में यहाँ cos थीटा के वैल्यू पर -1 पुट करेंगे, तो 4 - 2 इंटू -1, तो 4 +2 यानी कितना आ गया 6 आ गया। तो अगर आपसे इस तरह मान लीजिए एक ही वैल्यू पूछ देता, जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता, तो हम क्या 2 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 6 होगा। इस एक्सप्रेशन के लिए समझ में आया, ये नहीं कि 6 बड़ा है 2 से तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा बनता है कि नहीं। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, यानी इसका सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है।
साइन थीटा माइनस 24 कॉस थीटा इज, जो कि ऑप्शन है हमारा 12, 13, 25, 17। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, यानी इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? 7 साइन थीटा माइनस 24 कॉस थीटा का ग्रेटेस्ट वैल्यू। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 17। तो आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा एक बार। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं, जो कि 10th क्लास में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं एपी को। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले हम लोग दो डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। एक सीक्वेंस क्या होता है और दूसरा सीरीज। तो सीक्वेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर विच फॉलोज पार्टिकुलर पैटर्न। यानी सीक्वेंस क्या होता है कि कुछ नंबर का कॉम्बिनेशन दिया है जो कोई पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे। और सीरीज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द नंबर इन द सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस में जो भी सम है सभी का सम कीजिएगा तो हमारा सीरीज मिलेगा। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है ना, ये एक हमारा एपी को फॉलो कर रहा है। एपी को फॉलो कर रहे हैं नहीं, कैसे चेक करेंगे हम? कॉमन डिफरेंस से, जिसको कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 कीजिए, 4 माइनस 2 क्या आया? डी का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है। फिर से हम चेक करेंगे A3 माइनस A2। ठीक है ना, एक सक्सेसिव और उसे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी मिलेगा। 6 माइनस 4, यहाँ भी क्या है? 2 आया। यानी कॉमन डिफरेंस जब सेम है तो इसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी ये हमारा एपी में है। समझ में आया? अब nth टर्म का क्या होता है? nth टर्म का एपी में फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला हम 10th क्लास में भी पढ़े हैं। एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। अगर एसएन का यानी सम ऑफ n टर्म पूछे तो n/2 टू a प्लस यानी सम ऑफ 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला होता है एक सम ऑफ nth टर्म को। सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सम ऑफ nth टर्म का एक और फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी n। ठीक है, आई होप आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और एपी में बस इतना ही हमसे पूछता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, अपना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए, ये भी हमारा एक पैटर्न फॉलो करता है और ये इसका कुछ कॉमन रेशियो हम अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, AR स्क्वायर AR क्यूब। ठीक है ना, ये है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसका कॉमन रेशियो जो निकालते हैं, कॉमन रेशियो वो हम क्या निकालते हैं? A2/A1 यानी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा कॉमन रेशियो निकल जाता है। समझ में आया? कॉमन रेशियो निकालने के लिए A2/A1। जैसे इसका कॉमन रेशियो अगर निकालना होगा, आपको कॉमन रेशियो निकालना होगा तो क्या कीजिएगा? जिसे हम R से डिनोट करते हैं। किससे? R से डिनोट करते हैं। कॉमन रेशियो क्या होगा? AR सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म A। क्या निकला? R। ठीक है ना। इसका अगर n टर्म निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? AR के पावर n-1 ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर an टर्म निकालना रहेगा तो।
अगर इसका एसएन टर्म निकालना रहेगा तो a इंटू 1 - r⁻n बाई 1 - r, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a इंटू 1 - r⁻n डिवाइडेड बाई 1 - r, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें देखिए इफ r जो है वो -1, अगर r बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, यानी 1 से छोटा और -1 से बड़ा रहेगा, देन तब हम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का, अगर r बहुत छोटा रहेगा तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a/1 - r, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कब, जब r जो है बहुत छोटा हो, यानी r 1 से छोटा और -1 से बड़ा हो, तो ये वाला सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होगा a/1 - r, ठीक है। इसमें का आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, सम ऑफ सीरीज 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16, ऐसे इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म इज, ठीक है। क्या कर रहा है कि सम ऑफ सीरीज निकालना है, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 इनफाइनाइट टर्म है, तो इसका सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो आर क्या आ जाएगा हमारा 1/2/1, यानी आर जो आया हमारा 1/2 आया। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, a/1 - r। तो a क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म 1 है और 1 - 1/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 - 1/2, 1/1/2, यानी इसका जो हमारा आंसर आया 2 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज यूज होता है, तो उसके बारे में अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला के बारे में। जैसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर, यानी नेचुरल नंबर सम ऑफ n दो एक से स्क्वायर में पूछे तो उसका जो सम होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर आपसे पूछे सम ऑफ फर्स्ट क्यूब n नेचुरल नंबर, यानी अगर क्यूब में रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होल के स्क्वायर, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला का स्क्वायर कर दीजिएगा तो सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब नेचुरल नंबर आ जाएगा। समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। देखिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि इफ मॉड x इज वेरी वेरी स्मॉल देन वी फॉलो these रूल्स, ठीक है। अगर मॉड x जो हो बहुत छोटा हो तो हम ये रूल
फॉलो करेंगे। अब रूल क्या है वो देखिएगा, 1 प्लस एक्स के पावर n अगर रहे तो क्या हो जाएगा इसका 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 माइनस एक्स के पावर n रहे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 प्लस एक्स के पावर माइनस n रहे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस एन एक्स, ये वाला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 माइनस एक्स के पावर माइनस n रहे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस एन एक्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर x बहुत छोटा हो, यानी इफ x इज वेरी स्मॉल देन हम ये रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या है, अगर 1 प्लस एक्स के पावर n रहे और x बहुत छोटा हो तो 1 प्लस एन एक्स हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है ना, यानी जो पावर में है वो x के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ जुट जाएगा। अगर 1 माइनस एक्स होल के पावर n रहे तो 1 माइनस n जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 1 प्लस एक्स होल के पावर माइनस n रहे तो 1 प्लस माइनस n आगे आ जाएगा और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 1 माइनस एक्स होल के पावर माइनस n रहे तो 1 माइनस माइनस n x हो जाएगा। समझ में आया? अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, इस पे हम क्वेश्चन से अपना जो भी मतलब फाउंडेशन है वो बिल्डअप करते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या है रूट 0.99। ठीक है ना, 0.1999 का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो किस तरह करेंगे, रूट के मतलब क्या होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 0.99 1/2 हम लिख सकते हैं, रूट हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0.99 आपको लाना है। ठीक है ना, तो किस तरह कर सकते हैं, तो 0.99 लाने के लिए हम दो केस कर सकते हैं, एक 1 माइनस 0.01 कर सकते हैं। बोलिए अगर 1 माइनस 0.01 करे तो 0.99 आएगा ना, हमें ये वाला फॉर्मूला लाने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, उसके बाद 1/2 लिख दीजिए। देखिए क्या है कि रूट अंडर 0.99 है तो 0.99 लाने के लिए 1/2, ठीक है ना, 0.99 रूट है तो 1/2 हो जाएगा, और 0.99 लाने के लिए हम 1 माइनस 0.01 कर सकते हैं ना, और 1/2 जो था 1/2 हो गया। अब ये जो फॉर्मूला हमें मैच कर रहा है इस वाले से, सेकंड वाले से, तो अब लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जो भी 1/2 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से, यानी x यहाँ पे क्या है 0.01, 1/2 इंटू 0.01। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0.01/2। ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 माइनस 0.01/2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 99.5। ठीक है ना, यानी 99.5 हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। सॉरी, देखिए जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 1.99/2। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड करने पर हमें क्या आएगा 0.995। ठीक है, तो हम इतना इसको रूट करने से बचे ना, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पे और कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपको इस तरह देते हो, ठीक है, रूट अंडर 1030 आ जाए, तो रूट है तो हम लोग क्या कर लेंगे 1/2 कर लीजिएगा, रूट से 1/2 कर लीजिएगा। अब इसको यानी 1030 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
1000 प्लस 30 लिख सकते हैं अपॉन, देखिए यहाँ पे क्यूब, रूट अंडर क्यूब है, ठीक है ना। इसको एक परफेक्ट क्यूब हो गया हमारा, यहाँ पे क्या आएगा 1/3 होगा। समझ में आया। अब देखिए 1000 प्लस 30 अपॉन 1/3, तो अगर 1000 को हम कॉमन लेते हैं, 1000 को कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 1000, इसके पावर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 30/1000 और होल के पावर 1/3। समझ में आया। 1000 कॉमन लिए तो जब टोटल के पावर 1/3 आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे तो क्या होगा, इस पे भी आ जाएगा और 1 प्लस 30/1000, ठीक है। अब 1000 का क्यूब क्या होगा, 1000 है इसका अंडर क्यूब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 30 का जब आप ये डिवाइड कीजिएगा 30/1000 आपको मिलेगा 0.03 और होल के पावर 1/3। अब यहाँ पे आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा x है वो क्या है, बहुत छोटा है। तो 10 इंटू 1 प्लस ये जो 1/3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.03, ठीक है। इतना समझ में आया। तब क्या होगा 10 इंटू, जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हम मिलेगा 3 प्लस 0.03 अपॉन 3, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए तो 10 इंटू ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3.03 अपॉन में 3, ठीक है। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा, यानी 30.3 अपॉन 3 यानी 10.1, ठीक है। तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके आप मतलब ये सब के क्यूब निकालने से बच सकते हैं। तो आई होप आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अपने प्रेस्टिक के लिए ये घर पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रेस्टिक के लिए ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखिए अगर 2D में रहे यानी XY प्लेन में रहे तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर y अगर 3D में रहे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यानी इसमें एक z एक्सिस बढ़ जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर 2D में रहे तो हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर 3D में रहे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो था स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म पे बढ़ते हैं। देखिए तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इसका मतलब सिंबल जो हम यूज करते हैं वो m, और स्लोप बेसिकली होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो थीटा हम यूज करेंगे तो थीटा क्या रहेगा, यानी लाइन का पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है ना। स्लोप बेसिकली tan थीटा होता है,
ठीक है। और जो भी थीटा वो क्या है कि लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल वो स्लोप होता है। जैसे यहाँ पे देखिए देखिए नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन से हम समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ठीक है ना, ये 60 डिग्री है और पूछ रहा है इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप क्या होता है, लाइन से यानी पॉजिटिव एक्स से, यानी जो भी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस उससे एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल रहेगा उसका टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और इसका स्लोप, अगर इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है तो ये इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल लेंगे। एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यानी टेन सिक्सटी क्या हो जाएगा, √3। यानी इस लाइन का स्लोप अगर पूछे, यानी स्लोप क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो एंगल दिया है वो हमारा क्या है, 30 डिग्री है। क्या एंगल दिया है, 30 डिग्री, और पूछ रहा है इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस साइड, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और देखिए यहाँ पे थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये नहीं कि हम टेन 30 1/√3 इसका स्लोप हो जाएगा, वैसे नहीं लेंगे। हमें डायरेक्शन किस तरफ लेना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे हम लेंगे, समझ में आया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये अगर 30 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। और टेन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जो कि अभी हम लोग निकालना सीखे हैं। आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, टेन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसका जो मतलब वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/√3। यानी m क्या हो गया हमारा, 1/√3 हो गया। समझ में आया, यानी इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, 1/√3 हो गया। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा, टेन 180 माइनस 30 तो 1/√3 आएगा। तो इस लाइन का स्लोप 1/√3 आ गया। क्लियर। अब कुछ और हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से लाइन दे दे और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है ना। देखिए ये सब ज्योमेट्री का खेल है, इसमें इस लाइन का स्लोप निकालना के बोल रहा है और ये है हमारा 60 डिग्री, समझ में है, और इसका हमें स्लोप निकालना है। तो देखिए ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा है, तो ये 60, ये 90, ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री हुआ, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 150 ही होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग, तो इसका क्या होगा, स्लोप क्या होगा, टेन 150 डिग्री। तो इसका वैल्यू अभी हम निकाले हैं 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, 1/√3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, और थीटा जो भी रहेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल वो हमारा क्या होगा, वो थीटा के जगह पर यूज करेंगे। उसके बाद हम टेन थीटा निकाल देंगे, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं, देखिए स्लोप बेसिकली, स्लोप होता है एक्स एंड वाई लाइन का रेशियो। स्लोप क्या होता है, एक्स और वाई लाइन का रेशियो। एग्जांपल में देखिएगा, ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है,
समझ में आया? देखिए इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। देखिए ये हमारा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 माइनस x2 y2, सॉरी x2 y2। अगर आपसे ये पूछा जाए, यानी ये वाला मैं ये वाला लाइन का लेंथ क्या होगा, तो ये वाला लाइन लेंथ हो जाएगा हमारा x2 माइनस, यानी ये है x2 माइनस x1। अगर ये वाला लाइन का लेंथ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अगर आपको दो पॉइंट दिया हो तो उससे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके, यानी y2 माइनस वन y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपसे कह दिया फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ए पॉइंट दिया है 2,4 एंड बी पॉइंट दिया है 3,8। तो स्लोप निकालने को बोल रहा है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है 8 है, तो 8 माइनस y1 4 अपॉन 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 4 अपन 1, यानी 4 हमारा स्लोप हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन आई होप आप लोग कर सकते हैं और कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करा है कि कैलकुलेट स्लोप ऑफ द shown line and its angle with x axis, ठीक है ना। हमें ये पूछ रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है और इसका स्लोप निकालना है। इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है 2,0 और यहाँ पे दिया है 0,2 और इसका स्लोप निकालने को बोल रहा है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 क्या है 0 माइनस 2 बाई 2 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा -2 अपॉन 2, यानी स्लोप हमारा क्या आ गया -1 आ गया। स्लोप क्या आ गया -1, ये लाइन का स्लोप क्या आ गया -1 आ रहा है। देखिए क्या कहें, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ शोन लाइन एंड इट्स एंगल विथ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से एंगल भी निकालना है, यानी पॉजिटिव एक्सिस में एंगल निकालना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 का क्या होता है 1045 का 1 ना होता है, तो -1045, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा क्या आया -45 डिग्री आ गया। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आई होप आप लोग कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लोप के बारे में डिस्कशन करना है। देखिए नोट, इफ थीटा इज less than 90 degree and greater than 0 degree, then slope positive।
देखिए क्या कह रहा है कि इफ थीटा जो हो वो 90 से कम और 0 से ज़्यादा हो, यानी अगर एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम यानी ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर थीटा जो है एंगल जो है 0 या 180 डिग्री होगा तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अगर जो थीटा हो यानी एंगल हो वो 90 डिग्री हो तो tan 90 यानी जो भी हमारा स्लोप होगा वो नॉट डिफाइंड, यानी वो स्लोप पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंटरसेप्ट किसे कहते हैं। स्लोप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो एक होता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत किताबों में इसको इस इक्वेशन को स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म भी लिखा है। अब इसमें जो ये m है ये हो गया हमारा स्लोप, ये m क्या शो कर रहा है, यानी स्लोप हो गया। और जो भी ये c है इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। c क्या हो गया, इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो अब हमें निकालना है कि स्लोप कितना है और इंटरसेप्ट कितना है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो इसमें m है वो हमारा स्लोप और जो c है वो क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। जैसे आपको क्वेश्चन इस तरह दे सकता है कि 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 4, फाइंड स्लोप। यानी हमें स्लोप निकालना है। 2y प्लस 3x क्या है, 4 के इक्वल है। तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y को एक तरफ कर लो और बाकी को एक तरफ भेज दो, यानी 3x माइनस 3x प्लस 4 हो जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 4/2। ठीक है, तो जो भी x के साथ रहेगा, x के साथ वो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, -3/2 हो गया। लाइन का स्लोप क्या हो गया, -3/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 है, तो 4y इज इक्वल टू 5x माइनस 2। y इज इक्वल टू 5/4x माइनस 2/4। तो स्लोप क्या हो गया, 5/4। स्लोप हमारा क्या हो गया, 5/4 हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिएगा। इसमें कोई अब दिक्कत की बात नहीं है। और जो ये बच गया हमारा कांस्टेंट वो हमारा इंटरसेप्ट होता है। देखिए स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो m के साथ x के साथ है वो स्लोप, और जो सिंगल है वो क्या हो गया, जो कांस्टेंट है वो हमारा इंटरसेप्ट हो गया। अब हमें कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं इसका। स्पेशल केस, अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर जो भी स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देन स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप 0। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी। ठीक है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म पे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, स्लोप
पूछ रहे हैं और इसका इंटरसेप्ट भी निकालना है, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/2। तो x के साथ ये हमारा स्लोप हो गया, तो स्लोप क्या हो गया 3/2 और इंटरसेप्ट क्या हो गया 5/2। जो भी कांस्टेंट होता है वो हमारा इंटरसेप्ट होता है, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया 5/2। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन पर। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी dy/dx। dy/dx क्या है, इसका अगर हम वर्ड में पढ़े तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y, और dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, इसमें देखिए सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन का सिंबल कैसे कैसे आएगा तो हम समझेंगे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक तो हो गया हमारा dy/dx। अगर कहीं पे dy/dx पूछ रहा है तो समझ लिए डिफरेंशिएशन बोल रहा है। अगर y डैश पूछ रहा है तब भी हमसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। अगर f डैश x पूछ रहा है तब भी डिफरेंशिएशन हुआ, और y के ऊपर ऐसे डॉट दे दे तब भी हमारा इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। यानी सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन dy/dx, y डैश f डैश x, या y के ऊपर अगर डॉट है तो भी हम इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अब हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5, और हमसे पूछ रहे हैं dy/dx बताओ, dy/dx क्या होगा। तो इसका जो dy/dx क्या हो जाएगा, वो स्मॉल, ये डी स्मॉल चेंज इन 5, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो डिफरेंशिएशन x के पावर 5/dx। तो यहाँ पे जो 5 है उसको हम क्या करेंगे, 5 को आगे लेंगे और यहाँ पे 5 - 1 कर देंगे। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा 5x के पावर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियरिटी होगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स के पावर -7/2 है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर -7/2, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx क्या लिखेंगे, dx के पावर -7/2/dx। ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा और ऊपर एक की कमी यानी एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7/2 - 1, तो क्या वैल्यू आया -7/2। ये जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -9/2। समझ में आया, तो इस तरह हम एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन हमसे पूछ रहा है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, जो भी हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन पावर जो है वो सामने आ जाएगा, यानी dy/dx इज इक्वल टू, ये हम सामने लिख देंगे 5/2 x इंटू एक की कमी हो जाएगा, यानी 5/2 - 1। तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ 5/2 x 3/5, x के पावर 3/5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसका कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे पूछा कि y इज इक्वल टू t11/2, ठीक है ना। अब इसका dy/dt निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए हर जगह x नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t करना है हमें। dy/dt क्या हो जाएगा, dt
टी के पावर 11/2/dt। ठीक है, ये 11/2 जो पावर में है वो आगे आ जाएगा और टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 11/2, जब इसमें टी जब सेपरेट कीजिएगा तो ये आएगा 9/2 आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिए कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल, अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू के साथ कांस्टेंट फंक्शन मल्टीपल में है तो उसे बाहर निकाल कर बाकी का डिफरेंशिएशन करो। जैसे एग्जाम्पल से सीखते हैं कि y इज इक्वल टू 20x² दिया है और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx जो करना है वो क्या होगा, जो भी कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लीजिए। कांस्टेंट 20 है, 20 को बाहर ले लीजिए और dx² का आप लोग डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो 20 इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 और x के पावर 2-1, यानी जब 20 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 और x के पावर 2-1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 40x हमारा वैल्यू आ गया। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपसे कहें कि y इज इक्वल टू 3x² के पावर 3, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy/dx जो होगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और dx के पावर 2/3 dx। ठीक है, 3 इंटू 2/3 को हम बाहर ले लेंगे, x के पावर 2/3 -1 कर देंगे, 3 to 3 कैंसिल हो गया, 2x के पावर ये क्या हो गया -1/3 हमारा बचा। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आए तो आई होप आप लोग कर लीजिएगा। कांस्टेंट मल्टीपल रूल आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए नोट क्या है, अगर कांस्टेंट, देखिए मैं इस तरह हिंदी में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि अपना लैंग्वेज रहेगा तो याद करने में ज़्यादा, सब किसी का डिफिनेशन नहीं रटा जाता। हिंदी में लिख दिया जाए तो जब भी देखिए हाँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये पॉइंट ये बोल कह रहा है। ठीक है, अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा। अगर सिर्फ किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x/dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5/dx। ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x² प्लस इसका 2x, इसका 1, और जो भी कांस्टेंट है क्या करें कि अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको बाहर लेकर डिफरेंशिएशन करते हैं, जो अभी हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल में सीखे हैं। अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो प्लस जीरो। ठीक है, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है y इज इक्वल टू 4t² प्लस 1/t माइनस t प्लस 4। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछ रहा है।
y इज इक्वल टू 4t² प्लस 1/t माइनस t प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, d4t² प्लस d1/t/dt। 1/t को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, t के पावर -1 करके लिख सकते हैं, माइनस dt/dt प्लस d4/dt। ठीक है, इसमें 4 कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, dt² प्लस क्या हो जाएगा, dt के पावर -1। देखिए यहाँ पे 1/t है, तो जो ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, तो पावर 1 है, तो t के पावर -1 माइनस dt/dt प्लस d4/dt। ठीक है, तो ये 2 बाहर चलाएगा, 4 बाहर चलाया, जब t² का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 4 × 2t आएगा, प्लस ये -1 बाहर आ जाएगा, और ऊपर -1 की कमी हो जाएगी। फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका 0, तो 8t माइनस t के पावर -2 और -1 फाइनल हमारा रिजल्ट आया डिफ्रेंशिएशन के बाद। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। देखिए sin x/dx, साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है, और cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। ठीक है, tan y/dy, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन sec², और cot का डिफरेंशिएशन होता है cot x/dx। cot का डिफरेंशिएशन होता है -cosec²x, -cosec²x, और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cosec का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -cosec × cot x, -cosec × cot x, cosec का डिफरेंशिएशन हो गया। sec का डिफरेंशिएशन होता है sec⁡d⁡, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec⁡ tan थीटा। समझ में आया, यानी साइन का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec², यानी tan का डिफरेंशिएशन sec², cot का डिफरेंशिएशन -cosec², cosec का डिफरेंशिएशन -cosec × cot x, और sec का डिफरेंशिएशन sec × tan। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल देखेंगे। दिया है फंक्शन cos x प्लस sin x, दिया है, देन फाइंड क्या करना है, f.x। हम अभी पढ़े हैं f.x का भी मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। f तो क्या हो जाएगा, f.x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस d sin x/dx। ये होगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग पढ़े हैं, cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, और sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद, यानी ये वैल्यू निकला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर
y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स, फाइंड dy बाई dx, और जो ऑप्शन दिया है वो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 cos x, ऑप्शन नंबर बी है dy बाई dx इज इक्वल टू 5 cos x, ऑप्शन नंबर सी है dy बाई dx इज इक्वल टू 5 sin x, ऑप्शन नंबर डी dy बाई dx इज इक्वल टू 3 sin x। ठीक है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx हम निकालेंगे, क्या निकलेगा, d5 sin x बाई dx, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बाहर चलाएगा, 5 बाहर चलाया, d sin x बाई dx। साइन का डिफ्रेंशिएशन अभी हम पढ़े हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, तो 5 इंटू cos x, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। d sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, आई होप आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट पे डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो क्या करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू ई एक्स, यानी y इज इक्वल टू ई के पावर x का डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो क्या करेंगे। यहाँ पे e का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.71, e का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2.71। तो अगर dy बाई dx हमसे निकालना को पूछे तो इसका यही हो जाता है। ठीक है ना, यानी e के पावर x, यानी e के पावर x का अगर डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e के पावर x ही हो जाएगा। समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं लोगरिथमिक पर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन, यानी अगर लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे वो देखने वाले हैं। देखिए अगर y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स है, या इस तरह लिखे या ln x लिखे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx वो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन जब भी पूछे y इज इक्वल टू लॉग ई के पावर x और ln x रहे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 1/x। समझ में आया। अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल कैसे करेंगे। अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो dy बाई dx हमसे पूछे तो डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों को क्या करेंगे अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आया। अगर वही सब्ट्रैक्शन में हो यानी y इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल रहेगा, यानी dy बाई dx क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल किसे कहते हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल यानी y इज इक्वल टू a इंटू बी, अगर a इंटू बी का डिफरेंशिएशन पूछे तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को लीव करेंगे और सेकंड को डेरिवेटिव करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन को लीव करेंगे और सेकंड को डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, फिर से प्लस, अब क्या करेंगे सेकंड फंक्शन को लीव करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। समझ में आया। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्रेस्टिक, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। जैसे y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5, और इसका हमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx। तो ये क्या है हमारा प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है तो क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन को क्या कीजिए लीव कीजिए और सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, यही नहीं यहाँ पे हम लोग सीखे थे
फॉर्मूला भी ऊपर लिखा है, फर्स्ट फंक्शन को लीव कीजिए, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर से सेकंड फंक्शन को आप लीव कीजिए और फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। समझ में आया? अब x माइनस 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 2x प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया? मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 5 यानी 4x प्लस 3, इसका हमारा डेरिवेटिव आ गया। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं डिवीजन रूल, जिसे क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। डिवीजन या क्वोशिएंट रूल, डिवीजन या क्वोशिएंट रूल क्या कहते हैं वो अब देखते हैं। y इज इक्वल टू u बाई वी है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप नीचे जो भी डिनोमिनेटर हो उसका स्क्वायर कर दीजिए और हम क्या करेंगे, नीचे वाले को लीव करेंगे और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर से माइनस, फिर से नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर वाले को लीव करेंगे। ठीक है, देखिए आपको, आई होप आपको ये जो रूल है क्वोशिएंट रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिया है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिया है, तो इसको अब दो रूल से कर सकते हैं। पहला आप मान लीजिए y साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, और एक नहीं तो आप कॉस स्क्वायर का ये वाला रूल से भी कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ y इज इक्वल टू 3x अपॉन 10x और देन dy बाई डी एक्स विल बी, यानी y का वैल्यू दिया है 3x अपॉन 10x और dy बाई डी एक्स निकलना है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले का आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी 10x का क्या हो जाएगा, 10x का स्क्वायर कर दीजिए और नीचे वाले को छोड़कर ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dx, फिर से निगेटिव, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को लीव कीजिए और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए 10x बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, 10x का डेरी तो क्या हुआ, 10x इंटू 3x बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 3x इंटू 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, नीचे 10x का स्क्वायर, ठीक है, 3 10x माइनस 3x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें ये देखिए, ये इसका सिंबल है, ये क्या है, सिंबल है, और ये एफ एक्स डी एक्स, हमें ये जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, dx को इंटीग्रेशन, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना, यानी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे अगर dy रहे तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है ना। अब टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप होता है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक क्या होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन।
इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या कहते हैं और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, हम उसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपका एक क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 स्क्वायर dx। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पे क्या है, लिमिट नहीं है। अगर लिमिट रहेगा तो उसे कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, और कोई भी लिमिट नहीं है तो क्या कहेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है ना। और किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx यानी x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी ये पावर होता है ना उसमें एक बढ़ा देते हैं, उसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, एक ऐड कर देंगे। लिमिट नहीं है हमारा, 4x स्क्वायर है तो क्या होगा 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, और जितना पावर रहेगा उतना से डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 है तो 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, प्लस 1 रहेगा तो 1 का x हो जाएगा और dx, ठीक है ना। तो क्या आया 4x क्यूब बाई 3 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस c। यहाँ पे c हम क्यों ऐड किए, यहाँ पे c इसलिए ऐड किया गया क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। डिफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा तो कांस्टेंट नहीं ऐड होगा, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऐड कीजिए। तो देखिए मैं फिर समझा देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए, तो इसका क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कीजिएगा। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, रूल क्या है, जो भी पावर हो उसमें एक ऐड कर दो और जितना पावर आए उसी को डिवाइड कर दो। जैसे 4x स्क्वायर है तो x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस 4x है तो इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, प्लस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन x फिर से dx। अब क्या होगा, इसका हम करें तो 4x क्यूब बाई 3 प्लस 2 से ये 2 मरतबा कैंसिल हो गया तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस c यहाँ पे जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरह इसका और कुछ क्वेश्चन हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है ना, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx। और ये क्या है, लिमिट नहीं दिया है कुछ, तो ये हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस में x है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपन x, 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्ट आया 2x3 यानी x क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, इसका फाइनल रिजल्ट आया हमारा। अब हम चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने। आइए हम कुछ डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि लिमिट दिया रहता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो इंटीग्रेशन दिया है वो लिमिट है 1 से 2 तक 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेट करना है, लिमिट कितना है 1 से 2। देखिए इसका भी वही रूल करेंगे हम, यानी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 10 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 एक पावर में बढ़ जाएगा, इसमें 2 प्लस 1 प्लस 4, एक्स का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। अब देखिए 10 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x।
अभी हमें लिमिट कहाँ से पुट करना है, 1 से 2, लिमिट कहाँ से पुट करना है, 1 से 2, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, 10 एक्स क्यूब बाई 3 है, एक्स क्यूब बाई 3 है, तो अपर लिमिट 2 का क्यूब, 3 को बाहर ले लीजिए, 10/3, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 4/2 बाहर आ जाएगा, फिर से 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, 3, 2 माइनस 1, ठीक है। यानी पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे एक्स के जगह पर और फिर बाद में लोअर लिमिट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10/3, 2 के पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1 प्लस 4/2 का वैल्यू 2 आएगा और 2 स्क्वायर का 4 माइनस 1 प्लस 4, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। 8 माइनस 1 7 और 7 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 70/3 प्लस 4 माइनस 1 क्या होगा, 3, 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये हमारा मतलब, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 70 प्लस 18 प्लस 12/3, ठीक है। ये आप लोग जब इसका सम कीजिएगा तो आएगा, ठीक है। यानी 100/3 क्या हो गया, हमारा फाइनल रिजल्ट आया। तो ये हो गया हमारा लिमिट, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। और इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है। अगर मान लीजिए एरिया दिया हो तो भी आप लिमिट निकाल, ये इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, इंटीग्रेट एरिया दिया हुआ है इस तरह से। तो एरिया अंडर कर्व क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इस यहाँ पे है हमारा 10, 0, ये है 3, ये क्या है 4। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या होता है, अगर ए पार्ट और बी पार्ट इसका हम इंटीग्रेट करें यानी एरिया निकालें, तो यानी एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा, 10 × 3 यानी 30 हो जाएगा। और एरिया ऑफ बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी 1/2 इंटू बेस क्या है 1 इंटू हाइट क्या है 10, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया बी 5 हो जाएगा। दोनों को सम कर दीजिए, यानी 30 + 5 = 35। ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेट, यानी इसका एरिया हुआ वही इसका क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है बेसिक मैथमेटिक्स का वो हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और